देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो के आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारे पास जो पहला सवाल है, टू फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज दिस। आपको एक इमेजिनरी पार्ट, कोई एक एनालिटिक फंक्शन है। देखिए बेसिकली एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ही होता है। तो आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो है e⁻⁻x x cos y प्लस y sin y। देखिए हम अगर फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे फंक्शन का जो फॉर्म होता है u प्लस आई भी होता है, ठीक है। तो u इज अ रियल पार्ट एंड v इज अ इमेजिनरी पार्ट। हमने सेम सवाल पहले भी किया था लास्ट वीडियो में, उसमें रियल पार्ट हमको दिया हुआ था जिसे हमने u के इक्वल सपोज कर लिया था। यहाँ पर हमको इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ जिसे हम v के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जैसे हमने कल किया था वही कंडीशन यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिएगा आपको u मानकर चलना है फिर v मानकर चलना है, ये थोड़ा सा फोकस करिएगा वरना मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। रियल पार्ट अगर दिया हुआ है तो u सपोज करके चलिएगा और इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है तो आपको v सपोज करके चलना है, ठीक है ना। तो डेल वी अपॉन डेल वाई निकाला तो y के रेस्पेक्ट में आपको इसके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। e⁻, देखिए क्या है कि y के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x वाले सारे टर्म्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर e⁻x है, ये तो ऐसे कांस्टेंट आ जाएगा। x हमारा एज इट इज है, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, ठीक है। यहाँ लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल बिकॉज ऑफ दोनों ही आपके y के टर्म्स हैं। तो y एज इट इज साइन y का cos y प्लस साइन y एज इट इज और y का हो जाएगा 1। आपको याद होगा इस फंक्शन को हम फाई 1x, y नाम दे देते हैं। कई सारी जगह बुक्स में फाई भी दिया हुआ है, साई भी दिया हुआ है, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। बेसिकली फाई हमने पहले माना तो यहाँ पर भी फाई ही इसको मान लेते हैं। फिर डेल बी अपॉन डेल एक्स निकाला। देखिए एक्स का फंक्शन ए भी है, एक्स का फंक्शन यहाँ भी फंसा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है आपको इस बार प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका तो जीरो हो जाएगा वाई साइन वाई का बिकॉज ऑफ इट इज नॉट हैविंग एनी टर्म ऑफ एक्स, इसमें एक्स है ही नहीं। यहाँ बात करें तो x का वन हो जाएगा cos y बचेगा, मतलब e⁻⁻x cos y, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाला पूरा टर्म एज इट इज, आप देख सकते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻⁻x और माइनस एक्स का फिर से करना होगा तो -1। आप एक काम कर लीजिए, जो -1 है ना इससे इसका साइन चेंज करके आप इसको माइनस कर लेते हैं, ऐसा कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे नाम दे देते हैं हम फाई टू एक्स कोमा वाई। अब कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाता है कि आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, इमेजिनरी पार्ट आपको दे रखा है फिर रियल पार्ट आपको दे रखा है, तो हमको लगाना होता है मिल्स थॉम्सन मेथड, ठीक है ना। वो क्या स्टेट करता है कि आप φ1 z,0 निकालो और φ2 z,0 निकालो। φ1 z,0 मतलब φ1 जो हमारा फंक्शन है इसमें x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 डाल दो, ठीक है। तो x के प्लेस पर z डालेंगे तो e⁻⁻z हो जाएगा, y के प्लेस पर 0 डाल देंगे तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो गया, यहाँ 0 करेंगे ये भी 0 हो गया, यहाँ 0 करेंगे तो ये भी 0 हो गया। तो ओवरऑल e⁻⁻z इंटू 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इस बाद φ2 z,0 निकालेंगे तो इस वाली वैल्यू में, इस वाले फंक्शन में x की प्लेस पर z और y की प्लेस पर 0 डालेंगे। e⁻⁻z cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है और z cos 0 1 हो जाता है तो z बचा प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि y की प्लेस पर आप 0 डाल रहे हैं e⁻⁻z, ठीक है। ये वैल्यू निकल कर आ गई। e⁻⁻z इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा आपके पास 1 - z, ठीक है। अब मिल्स थॉम्सन मेथड क्या कहता है कि आपको जब f(z) पता करना है तो इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ φ1 z,0 जो आपने निकाला हो, ये रहा 0, ठीक है, माइनस i φ2 z,0। तो φ1 z,0 इज 0, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे आप। i φ2 z,0 तो φ2 z,0 ये रहा, इसके साथ हमारा i का और मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब आपको बस इसे इंटीग्रेट कर लेना और काम खत्म हो जाएगा। ये सवाल हम कल भी कर चुके हैं इस तरीके का। जो i है वो तो खैर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यहाँ माइनस से आप चाहें तो इसकी साइन चेंज कर सकते हैं, दोनों की हो जाएगा z-1 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻z इंटू z-1 dz और साथ में आ जाएगा आपका प्लस c। प्रोडक्ट रूल से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये रहा प्रोडक्ट रूल आएंगे तो देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट टर्म, इसको मान लीजिए सेकंड टर्म। तो फर्स्ट वाला टर्म मतलब z-1 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻⁻z और -z के डिफरेंशिएशन का डिवाइड करेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। बीच में माइनस का साइन होता है। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 - 0 मतलब 1 आ गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻⁻z और -z के डिफरेंशिएशन का डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर से आपको इसे एक बार और इंटीग्रेट करना होता है प्लस c। तो इसका फिर से करेंगे, आए माइनस से साइन चेंज कर देते हैं, आयोटा हमारा आगे चल ही रहा है, ये हो जाएगा 1 - z e⁻⁻z
यहाँ पर करेंगे तो ई टू द पावर माइनस जेड और फिर से माइनस और आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस जेड प्लस सी। इन दोनों में से आप ई टू द पावर माइनस जेड कॉमन भी ले सकते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस जेड माइनस 1, ठीक है, प्लस सी। कोई डाउट शाउट नहीं है यहाँ तक। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस जेड बचेगा तो आ जाएगा माइनस आयोटा जेड ई टू द पावर माइनस जेड प्लस, ये आपको फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम इस क्वेश्चन में करना था। क्लियर हो गया होगा, आसान सवाल था वैसे देखा जाए तो। 7 नंबर में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा एक सवाल और है हमारे पास, मतलब सेम काइंड का ही है, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। हमको यू दिया हुआ है 3x² y माइनस वाई क्यूब, ठीक है। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, आपको एक एनालिटिक फंक्शन एफ जेड फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। देखिए थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें यू दिया हुआ है, यू मतलब किसका रियल पार्ट, तो इनडायरेक्टली उन्होंने हमको यहाँ पर रियल पार्ट दे दिया है, ठीक है। बिल्कुल पीछे ऐसे सवाल है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ई टू, देखिए इस काइंड के जो हमने 2 क्वेश्चंस किए पीछे अभी, उसमें हमें ई टू द पावर जेड में ई टू द पावर एक्स में फंक्शन दिया हुआ था। यहाँ ई टू द पावर नहीं है ना, लेकिन चीज़ वही है। उन्होंने इसका हमें इनडायरेक्टली रियल पार्ट दे दिया, उन्होंने बोला कि आप एफ जेड की वैल्यू निकालो और यू इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने हमको रियल पार्ट दे दिया, उन्होंने बोला भैया आप एफ जेड निकाल दो, ठीक है। तो जब हमको यू पता है तो हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से जैसे हमने पीछे कंडीशन लगाई थी वही कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या कि पहले हम निकाल लेते हैं अपना डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, एक्स के रेस्पेक्ट उसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 6xy, ठीक है। 1x, y हम इसको नाम दे देते हैं, ऐसे करते चले आए हमेशा। इसके बाद निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा, 3x² बचेगा, ये 3x²। वाई के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3y², ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं 2x, y। इसके बाद हम निकालते हैं 1 z, 0 की वैल्यू, तो इसमें x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0, तो y के प्लेस पर 0 डालें तो 0 आ जाने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से 2 z, 0, तो यहाँ पर भी x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0, तो 3z² आ जाएगा। इस तरीके से 3z² हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा जो मिल्स थॉमसन मेथड है वो क्या स्टेट करता है कि अगर आपको एफ जेड पता करना है, मतलब कि डायरेक्टली आपको एफ यू प्लस आई वी पता करना है, तो ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 z, 0 माइनस आई 2 z, 0, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है डी जेड प्लस सी, तो 1 z, 0 तो 0 है, तो ये 0 हो गया। 2 z, 0 हमारे पास 3z² है, तो आयोटा है हमारे पास इंटू 3z² है, साथ में डी जेड प्लस सी एंड इंटीग्रेशन, तो 0 हो ही गया है। खैर यहाँ देखें तो 3 कांस्टेंट, आयोटा कांस्टेंट है, z² का इंटीग्रेशन z³ अपॉन 3, तो 3 से 3 हट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का आयोटा आ गया और z³ आ गया प्लस सी आ गया। ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है ना, अलग मेथड से हो सकता है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा अलग, मतलब अलग मेथड से ये लोग कर सकते हैं, पर आपको मेरे ख्याल से सवाल क्लियर हो गया होगा। इन्होंने इस बुक में थोड़ा सा अलग मेथड से किया हुआ था, लेकिन चीज़ सेम थी, इसी वजह से कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने वापस से आपको करके बताया कि हम जब सेम काम करते चले आए हैं तो सेम तरीके से करते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ थोड़ा सा उन्होंने अलग मेथड अप्लाई करने की कोशिश की हुई है, शायद दिखाई देगा। देखिए एम डी एक्स इंटीग्रेशन एन डी वाई, आप देख सकते हैं सेम सवाल है, पर उन्होंने खामा कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ, इसीलिए मैं ये सवाल समझा दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसके बाद अपना अगला सवाल है, आपको एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड यू माइनस वी। देखिए अब तक जितने क्वेश्चन आप कर रहे थे आपको उसमें तो या तो रियल पार्ट दिया हुआ था या फिर आपको इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ था, ठीक है ना। इस बार आपको यू माइनस वी की वैल्यू उन्होंने दे दी, ठीक है ना भाई, इसको यूज़ कर लो आप, ठीक है ना। मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम अलग से नहीं देंगे, आप यू माइनस वी कंबाइन इस बार उन्होंने दे दिया। अभी यू माइनस वी हमारे पास इतना है, यू माइनस वी इज इक्वल टू e टू द पावर x cos y माइनस sin y। फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z, आपको एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फंक्शन ही पता करना है z के टर्म में।
अब तक आप क्या कर रहे थे, पीछे जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे भी आपको रियल पार्ट दे रखा था तो आपने यू ले लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लिया, एक को 5(1)(x)(y) नाम दे दिया, एक को 5(2)(x)(y) नाम दे दिया, ये कर रहे थे अब तक हम लोग, ठीक है ना। अब क्या यू माइनस वी उन्होंने हमको दे दिया, तो अब आपको थोड़ी सी इसमें ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो देखिए क्या है, इसीलिए मैंने सवाल समझाया है और ये सवाल आपको मिल जाएगा 5 या 7 नंबर में एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए करेंगे कैसे। हमारे पास u माइनस वी की वैल्यू है e⁻x cos y माइनस sin y। हमें पता है कि हमारा जो एफ जेड है u प्लस आई वी के बराबर होता है, ठीक है ना। जो हमारा फंक्शन है वो u प्लस आई वी के इक्वल है। हमें u माइनस वी पता है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब आप इस इक्वेशन में दोनों साइड आयोटा का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जब आप आयोटा का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई यू, और आई का आई से होगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हो जाएगा माइनस वी इज इक्वल टू आयोटा का यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया तो आई एफ जेड। ये हमारे पास कंडीशन निकल कर आ रही है, ठीक है। आप एक काम करिए, आप इन दोनों इक्वेशंस को कर दीजिए ऐड। तो देखिए रियल पार्ट है u और यहाँ पर भी रियल पार्ट है हमारे पास माइनस वी, तो इन दोनों को साथ साथ लिख दिया u माइनस वी। इधर आई वी है, इधर आई यू है, आप दोनों को ऐड करेंगे तो आई और आयोटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास u प्लस वी इज इक्वल टू, जब आप देखिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एफ जेड यहाँ भी है, आई एफ जेड है, एफ जेड दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मेरे ख्याल से कोई डाउट शॉर्ट नहीं होना चाहिए इसमें। जो u माइनस वी है, आप याद रखिएगा u माइनस वी उन्होंने हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने कैपिटल U नाम दे दिया और आयोटा u प्लस वी जो है इसे कैपिटल V नाम दे दिया इज इक्वल टू एफ जेड 1 प्लस आई है, इसको भी हमने कैपिटल एफ जेड नाम दे दिया, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जो कैपिटल U है वो हमने u माइनस वी को माना है, और कैपिटल V जो है ये हमारे पास कैपिटल V है, ये हमने u प्लस वी को माना है। याद रखिएगा ये जो था u माइनस वी, इसकी जगह पर हमने कैपिटल U लिख लिया और u प्लस वी की जगह पर कैपिटल V लिख लिया, तो इनडायरेक्टली कैपिटल U हमारे पास u माइनस वी है और u माइनस वी की वैल्यू हमें दी हुई है e⁻x cos y माइनस sin y, आप देख सकते हैं। तो कैपिटल U हमारा e⁻x cos y माइनस sin y हो गया, ठीक है। कैपिटल V हमारे पास कितना है, कैपिटल V हमने माना था u प्लस वी को, इसे एज इट इज रखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जो हमने एक नया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन बना लिया है u प्लस कैपिटल आई कैपिटल V, इसमें हमें u की वैल्यू पता है, मतलब इनडायरेक्टली जो नया फंक्शन हमने अपनी तरफ से जनरेट कर लिया है उसका रियल पार्ट आपको पता है जो कि है कैपिटल U, आप देख सकते हैं। कैसे बता देता हूँ, u माइनस वी को हमने कैपिटल U माना था और इसकी वैल्यू हमारे पास एक गिवन है e⁻x cos y माइनस sin y। इनडायरेक्टली समझिएगा, इनडायरेक्टली हमें इसका u प्लस आई वी का रियल पार्ट पता है। अब जब रियल पार्ट पता है तो मिल्स थॉम्सन मेथड हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उससे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए कुछ है ही नहीं। बस वहीं तक रीच करने की कोशिश करते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये दोनों तो खैर वाई के फंक्शंस हैं, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ये एज इट इज आ जाएगा। इसे हम नाम दे देते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स को 5(1)(x), ठीक है। अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये एक्स का फंक्शन ये एज इट इज है। इसका करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो cos y का माइनस sin y का cos y हो गया, इसे 5(2)(x), y नाम दे दिया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे 5(1)(z), जो 5(1)(x), y है, इसमें x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 लगा देते हैं, तो e⁻z cos 0 माइनस sin 0, cos 0 1 होता है, sin 0 0 हो जाता है, तो e⁻z बचेगा सिर्फ, ठीक है। इसमें भी 5(2)(z), इसमें आप x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 डालेंगे, तो e⁻z माइनस sin 0 0 होता है, माइनस cos 0 1 हो जाता है, तो क्या बचेगा ये -1, साथ में e⁻z, तो माइनस e⁻z आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब मिल्स थॉम्सन मेथड क्या था, एफ जेड इज इक्वल टू 5(1)(z), 0। अच्छा एक बात और, कुछ बुक्स में इस जगह पर प्लस ला के दे दिया उन्होंने, तो बिल्कुल गलत है, ये बात याद रखिएगा, बीच में माइनस आता है हमेशा, ये बात याद रखिएगा। कुछ बुक्स में प्लस ला के दिया हुआ है लेकिन आपको माइनस लगा कर ही चलना है। एफ जेड इज इक्वल टू 5(1)(z), 0 माइनस I(5)(2)(z), 0 dz प्लस c फॉर्मूला है हमारे पास मिल्स थॉम्सन मेथड। 5(1)(z), हमारे पास कितना है आप देख सकते हैं, इसके प्लेस पर लिख दिया e⁻z। अच्छा एक बात और, हमने क्या था कि कैपिटल U और कैपिटल V के रिगार्डिंग फंक्शन का नाम भी कैपिटल एफ जेड रख दिया था, ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर कैपिटल एफ जेड यूज किया है, बात याद रखिएगा। स्मॉल एफ जेड नहीं है, स्मॉल एफ जेड अभी लाएंगे, तो इसकी वैल्यू e⁻z है, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस e⁻z है, बट माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो प्लस e⁻z, आयोटा हमारा ये dz प्लस c।
आप इन दोनों में सी टू द पावर जेड कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा। ये हमारा कैपिटल एफ जेड है जिसकी असली वैल्यू है ये 1 प्लस आई एफ जेड, ठीक है, स्मॉल एफ जेड आपको बता देना है 1 प्लस आई। अच्छा अब देखिए जब आप इन दोनों में से ई टू द पावर जेड कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 प्लस आई ई टू द पावर जेड बाहर आके इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर जेड ही हो गया प्लस सी। देखिए आपको एफ जेड चाहिए ना तो 1 प्लस आई का यहाँ पर डिवीजन ले लीजिए, 1 प्लस आई का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा, सी अपॉन 1 प्लस आई आ जाएगा सिर्फ। अच्छा देखिए सी भी एक कॉन्स्टेंट है, 1 प्लस आई भी कॉन्स्टेंट है, तो आप इस कांस्टेंट को मिलाकर कोई नया कांस्टेंट भी नाम दे सकते हैं लाइक सी डैश। तो कुछ जगह आपको सी डैश भी देखने को मिल सकता है और कुछ जगह पर आपको ये भी आंसर देखने को मिल सकता है। अगर एमसीक्यू जैसा कुछ अगर आता है तो इसकी जगह पर कोई और नया कांस्टेंट भी वो लोग लिख सकते हैं, वेयर दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, थोड़ा सा इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन का थोड़ा सा यूज़ आ गया। हालांकि हाइपरबोलिक फंक्शन का बहुत ज़्यादा इसमें कोई सा मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है सवाल पर, लेकिन आपको हाइपरबोलिक फंक्शन अलग से पढ़ने पड़ेंगे तो मैं उसके अलग से वीडियो बना लूँगा, है ना। तो मेथड्स बुक में बड़े गंदे दिए हैं, थोड़ा सा इजी बनाने की मैंने कोशिश की है इसको। देखिए हमको यू माइनस भी दिया हुआ था, ठीक है ना, पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके से ई टू द पावर वाई माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस एक्स, और आपको एफ पाई बाई 2 के रूप दे रखिए 3 माइनस आई अपॉन 2, और आपको एफ जेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? एफ जेड फाइंड आउट करना है पुराने वाले तरीके से। देखिए काम कर लेते हैं, पहले तो थोड़ा ये समझिएगा कि ई टू द पावर वाई क्या है। ई टू द पावर वाई आप हाइपरबोलिक फंक्शन में लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई अगर वाई है तो, और अगर ई टू द पावर एक्स होता तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, ये वाला टर्म एज इट इज है। ठीक है ना, तो देखिए यू माइनस भी है। देखिए यू माइनस भी हमने पहले भी बनाया था, है ना, यू माइनस भी हमने पहले भी बनाया था, उसे कैपिटल यू नाम लेकर चल रहे थे, आपको याद होगा शायद से, और यू प्लस वी को हमने कैपिटल वी नाम दिया था। वही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। मैंने 1-2 स्टेप स्किप कर दिए हैं, जो हमने आयोटा का मल्टीप्लाई करके यू माइनस वी बनाया था ना लास्ट क्वेश्चन में, वो वाली चीज़ मैंने यहाँ पर काट दी है। ठीक है ना, आप बनाइएगा, सेम ही था इसीलिए। अब ये जो कॉस हाइपरबोलिक वाई है माइनस कॉस एक्स है, मुझे लगा नीचे से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो पहले मैंने इन दोनों को लिख लिया आपस में साथ साथ, साइन हाइपरबोलिक वाई साइन एक्स को साथ साथ, और नीचे वाले टर्म का दोनों में कर दिया अलग अलग डिवीजन। इससे आपका कैंसिल हो गया 1 टाइम साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स अपन कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस एक्स ऐसे। ठीक है ना, अच्छा इसे हम कैपिटल यू नाम दे दिए थे, आपको याद होगा। अब कैपिटल यू हमारे पास है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, वही पुराना वाला तरीका, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाले, यहाँ पर लगा दिया हमने क्वेश्चन रूल। 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, क्वेश्चन रूल क्या कहता था, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक वाई का डिफरेंशिएशन 0 होगा, आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, बीच में माइनस का साइन होता है, ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, वाई के रेस्पेक्ट में इसका 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस ऑलरेडी तो प्लस साइन एक्स, समझ पा रहे होंगे। अब ये वैल्यू निकल कर आएगी, इसमें 5 1 z, 0 हम ऐसे ही करते हैं हमेशा से, x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 डाल दिया, सॉल्व करके निकल कर आ गया। अब अभी तो हमने इसका किया था x के रेस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल x, आप निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल y, उसे आप कह देंगे, नाम क्या दे देंगे, फाई 2x, y, राइट, उसमें भी x के प्लेस पर z y के प्लेस पर 0 डालेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखिएगा, अब हमारा जो मिल्स थॉम्सन मेथड है, मैं एफ जेड फाइंड आउट करना है तो मिल्स थॉम्सन मेथड हम लोग यूज करेंगे अपना। एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, फाई 1 माइनस आई फाई 2 डी जेड प्लस सी, तो फाई 1 की वैल्यू देखिए माइनस 1 अपॉन, देखिए कॉस जेड, आपको एक रिलेशन याद होगा कि कॉस के साथ अगर कभी 1 आ जाता है तो उसको कैंसिल करने का हमारे पास बड़ा ही अच्छा तरीका था। 2 फॉर्मूलाज हम लोग यूज करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला, एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, तो यहाँ पर हमने cos z के प्लेस पे लिख देना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, बड़े हो गए अब आप, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, 1 से 1 हट जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 बचेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी लगाई है, ये आ गया, फॉर्मूला लगा दिया, फाई 1 माइनस आई फाई 2 जी जेड डी जेड प्लस सी भी है, प्लस सी यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ मैं, प्लस सी है। ठीक है, देखिए यहाँ से 1 अपॉन साइन स्क्वायर जेड बाई 2, 1 अपॉन साइन स्क्वायर जेड बाई 2 दोनों जगह प्रेजेंट है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2, माइनस 1 अपॉन 2 यहाँ है, माइनस आई अपॉन 2 यहाँ है, तो कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2 दोनों में से बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा आई, वो हमने साथ साथ लिख दिया, और ये वाला नीचे वाला 2 ये आ गया। ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन को आता है माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस कॉट जेड बाई टू, जेड बाई टू के डिफ्रेंशिएशन का डिवाइड करेंगे तो ये 2 और आ गया, ठीक है, प्लस सी माइनस 1 प्लस आई अपॉन 2, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट जेड बाई टू होता है, याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा कॉट जेड बाई टू प्लस सी। एफ जेड की वैल्यू आपको याद है क्या बनी थी, 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड, ये तो बनी थी। तो जब आप एफ जेड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 प्लस आई का डिवाइड करेंगे, ये है 1 प्लस आयोटा, इधर है सी, इस 1 प्लस आई का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कॉट जेड बाई टू प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई, जिसे हम कैपिटल सी नाम दे देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था किसी क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हैं। अब उन्होंने हमको दिया हुआ भी एफ पाई बाई टू इतना है, तो आप इसके अंदर इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स के जेड के प्लेस से पाई बाई टू डाल दीजिए, तो हो गया एफ पाई बाई टू इज इक्वल टू कॉट जेड के प्लेस से पाई बाई टू, और नीचे 2 है तो पाई बाई 4 प्लस सी, एफ पाई बाई टू 3 माइनस आई अपॉन 2, कॉट पाई बाई 4 होता है 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी, एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 2 हो गया 1 माइनस आई अपॉन 2, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब ये जो सी की वैल्यू आई है, इस सी को आप वापस से कहाँ यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको थोड़ा सा अच्छी वैल्यू मिल जाएगी एफ जेड की, एफ जेड इज इक्वल टू कॉट जेड बाई टू प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, ठीक है, ये बेसिकली आपका सवाल था। तो इतना प्रैक्टिस करिए, लगता है छोटा वीडियो पर क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, ठीक है, मेथड्स अलग तौर से बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिए, बाकी जो है कल सुबह आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी।